स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे लूनर कॉलोनी का जो फाउंडेशन रखा जाएगा उसे समझते हैं। तो आइए इसी पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला चाहिए हम लोग को पंख यानी कि विंग्स। एक्चुअली जाओगे कैसे? तो थैंकफुली हम लोग साइटिंग स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि अब हमारे पास मून का एक बहुत अच्छा मैप है जिसमें बहुत सारे देशों ने मदद किया है इंक्लूडिंग इंडिया। और बहुत सारा डिटेल है कि मतलब क्या है मून, समझ में आ गया। डिटेल हो गया, साइट क्लियर हो गया, यानी कि अब अगर जा रहे हैं तो तुक्का नहीं मार रहे, विथ लाइक पहुंच जाएंगे सर। वो हो गया। और काफ़ी डेटा है उसमें, कोई डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन चाहिए मतलब ढंग से फाउंडेशन रखने के लिए हम लोग को चाहिए बड़ा पावरफुल रॉकेट। तो सब लोगों का सबसे पहले सपना था एसएलएस पे। क्या एसएलएस का डिज़ाइन अच्छा है? जिस टाइम का टारगेट डेट था उसके लिए अच्छा था। ये सब मतलब समझ लीजिए आपका अराउंड 2010s में इसका लॉन्च हो जाना चाहिए था। उस टाइम के हिसाब से ये बहुत अच्छा डिज़ाइन था। लेकिन अभी ये आउटडेटेड हो चुका है, ओवर बजट हो चुका है। और अभी ये सिर्फ हेडेक है नासा का कि नासा चाह के भी इसे कैंसिल नहीं कर पाता, क्योंकि इसे कहा जाता है सेनेट लॉन्च सिस्टम। यानी कि पॉलिटिशियंस इसको जिंदा रखे हुए हैं बोइंग का लॉबिंग के चलते। तो मतलब समझिए ये तबाही मच रहा है। बट थैंकफुली एक प्राइवेट ऑप्शन धीरे धीरे गाड़ी में आगे बढ़ रहा है। इसको टाइम लगने वाला है, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, इसको टाइम लगने वाला है। लेकिन हो जाएगा, देर ज़रूर होगा, हो ज़रूर जाएगा। तो रॉकेट वाला डिपार्टमेंट हमारा सॉर्टेड है कि मतलब एटलीस्ट फाउंडेशन बन गया है रॉकेट का। और हो सकता है कि एक दो और रॉकेट भी मार्केट में आ जाए जो ह्यूमन रेटेड हो उस टाइम तक। ठीक है। तो रॉकेट वाली गाड़ी मतलब अब हम लोग को दिख रहा है कि सर कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी दिख रहा है। फिर दूसरा हम लोग को ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। ये डिपार्टमेंट अभी तक श्योर नहीं। मतलब रॉकेट में हम कह सकते हैं कि देखो भाई ये डेमो फ्लाइट हो गया है, टेस्टिंग हो गई है, इंजन सेट है, मतलब मोर और लेस सॉर्टेड है। अब उसका बस फाइनल ट्यूनिंग में चल रहा है। लेकिन ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग अभी तक हम लोगों ने टेस्टिंग नहीं की है। ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग को हम लोग को जेन्युइनली आगे ले जाना है। मतलब अभी समझिए ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग उस जगह पे जहाँ सैटेलाइट के लिए छोटा छोटा टेस्टिंग कर रहे हैं, और हल्के अपर स्टेज का रिफ्यूलिंग के लिए छोटी छोटी टेस्टिंग के बारे में बात चल रहा है। ये स्टेज हमें कंप्लीट करना होगा। क्या बिना ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग के मून तक जा सकते हैं? आराम से जा सकते हैं, बस आप कितना पेलोड ले जा सकते हैं वो बहुत घट जाता है। तो इसी कारण से लो कॉस्ट में अगर आप करना चाहते हैं तो पेलोड ज़्यादा होना चाहिए, बम बम पेलोड होना चाहिए। तो बम बम पेलोड के लिए आपको चाहिए रिफ्यूलिंग। वो अभी सॉर्टेड नहीं है। अगर हम लोग जैसे मान लीजिए क्या मतलब स्पेस एक्स ऐसा कर सकता है कि इसका अपर स्टेज में एक छोटा सा रॉकेट रहे और वो और लूनर ऑर्बिट तक जाए। वो एग्जैक्टली सैटर्न 5 किया था। सैटर्न 5 3 स्टेज रॉकेट था। वो कारण वही था थर्ड स्टेज का कि वो ऑर्बिट पहुंचने के बाद का काम संभालता था। यहाँ पे भी वही कर सकते हैं कि आप इसको रीडिज़ाइन करके थर्ड स्टेज का रीडिज़ाइन तो पॉसिबल नहीं होगा उतना। मतलब इनको पेलोड खुला पेलोड समझिए पेलोड बे से निकालना होगा, फिर उसे लॉन्च करना पड़ेगा। किया जा सकता है, संभव नहीं है, लेकिन उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया कि इसके ऊपर एक थर्ड स्टेज आप स्टैक कर दो। तो वही करने का कर सकते हैं, बस साइड इफेक्ट होगा कि पेलोड कितना जा रहा है मून पे वो घट जाएगा, और वो हम लोग को ज़्यादा चाहिए। हाँ, किसी तरह रोक आके हम लोग को मून पे नहीं जाना है, रुकना है मून पे, फाउंडेशन बनाना है। तो ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग कंपलसरी है। दूसरी बात, हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबल लॉन्ग टर्म सेल्फ फंडिंग चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चांद पे जाने के लिए जब अमेरिका पगलाया था तो पैसा पानी की तरह बहाया था। सोवियत यूनियन पैसा पानी की तरह बहाया था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को नेचुरल कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि कितना ज़्यादा पैसा बहाया गया था। एग्जाम्पल दीजिए, आप किसी भी देश को अगर आप लेते हैं कि सर ये देश है, उसका स्पेस एजेंसी है, कितना स्पेस एजेंसी पे जाता है? अगर आपको लगता होगा 10% जाता होगा, कुछ नहीं सर, 0.5% के आसपास रहता है। वो 0.5 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, एवरेज 0.4 के आसपास आता है। इंडिया उतना खर्च करता है, यूएसए भी उतना ही खर्च करता है। बस अपोलो मिशन के टाइम में नासा ताज़ा ताज़ा बना था, उनको बजट प्यार से दिया जा रहा था, 4% तक टच कर रहे थे। इतना ज़्यादा पैसा कभी भी एक देश का नहीं गया है एक पॉइंट पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को फंडिंग पहले सॉर्ट करना है, नहीं तो बनाने का बना लो। इसीलिए बोलो ये रॉकेट का स्कोप नहीं है, क्योंकि ये लूट लेगा। एक दो बार नासा कर भी दे कि प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन उसके बाद नासा को कैंसिल करना, उसको बोलेगा सर और जो सेनेट है वो थक जाएंगे, क्योंकि फिर सेनेट से ही बोला जाएगा ना सर ठीक है आप कांग्रेस से पैसा मांगिए। तो वो तो बैंड बच जाएगा। तो हम लोग को चाहिए स्टेबल लॉन्ग टर्म सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग है यानी कि वहां जाने का कोई फायदा है और उस फायदे का इस्तेमाल करके लोग फंडिंग कर रहे हैं। गाड़ी खोलने के लिए गवर्नमेंट हेल्प कर देगी, लेकिन गाड़ी आगे भगाने के लिए मतलब इनको खुद से सेल्फ फंडिंग चाहिए। तो इसमें कोई ऑप्शन है, कोई फील्ड है? हाँ, 3 फील्ड का एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। पहला आर्काइविंग, जो मैंने पिछला फ्यूचर फ्राइडे में बात किया था कि मून पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मून पे हम लोग डीएनए सैंपल्स को स्टोर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म स्टोर कर सकते हैं, और गलती से उप्स होने का चांसेस बहुत घट जाता है। ऑब्वियसली आप उसका धरती में भी कॉपी बनाओगे, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप कोई चीज़ को लॉन्ग टर्म सेफ रखना चाहते हैं तो कई सारे कॉपी होने चाहिए और कई सारे डाइवर्स लोकेशन पे होने चाहिए।
धरती और मून इससे ज़्यादा डाइवर्स अभी तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और उसके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी सीड वॉल्ट्स है, अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है उसके लिए। तो आर्काइविंग थोड़ा सा रेवेन्यू दे देगा। दूसरा बड़ा रेवेन्यू टूरिज्म, टूरिज्म में टेंशन नहीं लेना, पैसा फ्री का आने वाला है। फिर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन समझिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट्स बहुत खर्च करती है ऑब्जर्वेशन, चाहे वो स्पेस ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो प्लानट ऑब्जर्वेशन हो, प्लानट एज इन हमारा प्लानट धरती पृथ्वी। तो ये सब ऑब्जर्वेशन की सर्विसेज, ये तीनों चीज़ को अगर एज ए सर्विस बनाया जाता है तो मून में इतनी हॉर्स पावर है कि वो इकोनॉमी को संभाल लेगा, धीरे धीरे खुद ब खुद सेल्फ फंडिंग लेयर क्लियर कर देगा। जैसे कि गवर्नमेंट्स ने बनाया कि भैया हमने रॉकेट बनाया, लॉन्च करके सैटेलाइट से गाड़ी खोल दी है, तो वो सिर्फ गाड़ी खोले थे, उसके बाद क्या हुआ कि अरे कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर टीवी चैनल्स ने सैटेलाइट लॉन्च करने लगे, फिर कम्युनिकेशन वालों ने लॉन्च करा, फिर स्टारलिंक लॉन्च होने लगा, ऐसे ऐसे करके समझ सेल्फ फंडिंग हो गया। तो सेल्फ फंडिंग हम लोग को मून पे भी चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लोग गवर्नमेंट पे कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं चल पाएगा। तो फंडिंग के लिए ये तीन चीज़ मतलब मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, और आपको कुछ और अगर दिखता है तो वो भी बता सकते हैं। तो ये मतलब तीन जो है गाड़ी तुरंत खोल सकता है। तो अब बात करते हैं 2030 से 2040 का जो जोन आएगा उस जोन के बारे में। तो यहाँ पे समझिए एंड में 2040 का एंड टाइम जोन में परमानेंट ह्यूमन क्रू रहना शुरू कर देंगे। यानी कि जैसे अभी अगर आप आईएसएस में देखते हैं ना, तो आईएसएस में हमेशा कोई रहता है, लेकिन ये नहीं है कि वही बंदा है जो डे वन से था, 20 साल से है वो। तो होता है सर्कुलरली रोटेट करता है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई रहता है। तो 2040 तक में अगर सब चीज़ ऑप्टिमम चला तो हम लोग उस जगह पे होंगे जहाँ पे हमेशा कोई ना कोई चांद पे रहेगा, चाहे 2 आदमी का क्रू रहे, 6 आदमी का रहे, कुछ रहे, कुछ ना कुछ लोग रहेंगे 24/7/365 इंटू, मतलब जब से वो स्टार्ट हो जाएगा फिर वो कभी हटेगा नहीं। तो वही हो गया। लेकिन ये अर्थ डिपेंडेंट स्टेज होगा, यानी कि इस टाइम पे मून से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते। कहने को इन सिचु का रिसर्च चलेगा, लेकिन उससे भरोसे नहीं चलने वाला है। तो ये एकदम आईएसएस समझिए, बस हम लोग दूर कर दे रहे हैं और कुछ खास नहीं हो रहा है। इस दरमियान कंस्ट्रक्शन और असेंबली टूल्स पे मेहनत किया जाएगा कि सर कुछ करना है तो कैसे करना है, और लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी ये सब को सॉर्ट करना है। क्योंकि अब ये समझिए, ये हम लोग जो जैसे गाड़ी ले गए थे, ये 1 हॉर्स पावर की गाड़ी है, मतलब 1 हॉर्स पावर का बैटरी पावर्ड सिस्टम है, और इसको पूरा बहुत बढ़िया इसका फोल्डिंग मैकेनिज्म था कि इसको फोल्ड करके छोटे से जगह में कैसे ले जाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट यूजफुल डिवाइस है, मतलब कि गाड़ी खोल दिया, टेस्टिंग हो गया, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ना है इससे, मतलब इससे काम नहीं चलने वाला। ये गाड़ी किसी तरह रोग आके कर लिया, लेकिन अब हमें ज़्यादा चाहिए। तो वो सब लॉजिस्टिक्स, मोबिलिटी, यानी कि रोवर्स के बारे में काफ़ी रिसर्च करना होगा। और आपका ये स्पेस सूट जो है, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, ये किसी तरह टिका वैसा नहीं चाहिए हम लोग को ढंग का स्पेस सूट चाहिए। तो टेस्टिंग कहाँ पे करोगे? चांद पे ही ना, फाइनल टेस्टिंग चांद पे होगी। आप लैब पे जितना टेस्ट करना कर लो, एंड में फाइनल टेस्टिंग ये वहीं होगी। तो ये डेकेड जो बीतेगा, यानी 2030 2040, ये सारे चीज़ पे फोकस करेगी। सारे जो लोग भी स्पेस में कूदना चाह रहे हैं, आर्टेमिस अकॉर्ड्स में काम कर रहे हैं, ये उनका टारगेट होगा कि लॉजिस्टिक्स, कैसे सामान ले जाना है, कितने मिशंस करने, कैसे लॉन्च करना है, सब चीज़ लॉजिस्टिक्स, मोबिलिटी। आप एक्चुअली चांद पे पहुंचोगे तो उसके बाद कैसे मूव करोगे, स्पेस सूट, ये सारा चीज़ सॉर्ट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन की, मतलब हैबिटेट्स कैसे बनाएंगे, जैसे कि आईएसएस को बनाने के लिए पहला 10 साल का फेज सिर्फ ये था कि आईएसएस को कैसे असेंबल करते हैं, वैसा ये समझिए चांद पे भी होगा। तो ये होगा 2030 से 2040 में, ये नींव रख दी जाएगी। और ये मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि नींव रखा जाएगा, ये नहीं खत्म हो जाएगा। ये ऐसा होगा कि जैसे हमने ये मार्क 1 टूल्स बनाए, मार्क 1 से आगे गाड़ी खोलने लगे, फिर मार्क 2 पे रिसर्च हो रहा था, ये हमेशा पैरेलल चलता रहता है ताकि ग्रोथ रुके नहीं। तो ये हो गया 2030 से 2040 में, ये सीड हम लोग डालेंगे। फिर आप बात करते हैं 2040 से 2050 के टाइम में। अब यहाँ पे ये फेज पे लोग बोर हो जाएंगे, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे पैसा आना जरूरी है। शुरू का कुछ साल तक एक्साइटमेंट आपको खींच सकता है, लेकिन उसके बाद लोग बोर हो जाएंगे, आपको वहाँ पे फंडिंग कट हो जाएगी। तो इसीलिए सेल्फ फंडिंग शुरू हो जाना चाहिए ये स्टेज में, यानी 2040 टू 2050 में। अगर सब चीज़ सही चल रहा है, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, तो फेज़ 2 में सेल्फ फंडिंग होनी चाहिए। तो टूरिज्म के लिए क्या चाहिए? टूरिज्म के लिए चाहिए आपको होटल और लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स हमने पहले वाले में सॉर्ट कर लिया था, असेंबली सॉर्ट कर लिया था, तो यानी एक्चुअली होटल बनाना पॉसिबल हो पाएगा। हम लोग तब तक टेस्ट कर चुके हैं कितना रेगुलेट चाहिए, मतलब टेम्परेचर इंसुलेशन के लिए कितना रेगुलेट चाहिए आपको, कॉस्मिक रे शील्डिंग के लिए, वो सारा हम लोग टेस्ट कर चुके होंगे तब तक। तब जाके ये होटल बनना शुरू होगा ताकि टूरिज्म वाली गाड़ी खुल सके। और उस टाइम तक यानी 2040 टू 2050 के टाइम में अर्थ में भी, लो अर्थ ऑर्बिट में 1-2 होटल तो ऑलरेडी रेडी हो चुके होंगे। एक्सियम का तो टारगेट ही है 2025 में। तो
गाड़ी खुल चुकी होगी, लूनर टूरिज्म पैसा डालना शुरू कर देगा। फिर है अब कुछ और कर सकते हैं, टूरिज्म एक हो गया, कुछ और कर सकते हैं, हाँ, लूनर क्रेटर रेडियो टेलीस्कोप। जैसे कि ये एमआईटी अभी एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहा है कि चाँद पे एक डार्क साइड में अगर आप चले जाते हो, वहाँ पे अगर आप रेडियो टेलीस्कोप लगाते हो, उसमें धरती का जितना रेडियो इमिशन है, चाँद उसको शैडो कर रहा है। मतलब आपके नीचे जो क्या है, चाँद है, आप खड़े हो, जैसे ये डिश खड़ा है, तो उसके नीचे क्या है, चाँद है। कितना? बहुत 100 किलोमीटर तक है, टेंशन नहीं लेना है, यानी कि बहुत बढ़िया शील्डिंग मिल रही है उसे, कि यहाँ चाँद है, यहाँ अर्थ का पूरा एक स्फीयर बन रहा है रेडियो नॉइज़ का। उस रेडियो नॉइज़ का ये शैडो में आ जाता है, यानी कि बम बम ये ऑब्जर्वेशन कर सकता है, डीप स्पेस कम्युनिकेशन कर सकता है और बहुत सारे ऐसा चीज़ कर सकता है जो हम लोग धरती में लॉन्ग टर्म कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को, मतलब नासा अभी एज ए थॉट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, इस पर रिसर्च की जा रही है कि अगर इस तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं, कितनी फंडिंग में होगी, कितना दाम दिया जाए, मतलब रफ लाइन अप करते हैं। मतलब हबल भी ऐसे ही बस मुंह खोल के हबल नहीं बन गया, धीरे पहले प्लानिंग की गई, सर आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर सीआईए को बोला एक काम करो तो यार तुम अपना स्पाई सैटेलाइट बेचो, तो उन्होंने स्पाई सैटेलाइट दिया, उसको ऐसे रखने के जगह ऐसे घुमा दिए। तो यहाँ पे वही समझिए कि नींव अभी रखी जा रही है कि ऑब्जर्वेशंस के लिए हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत हर देश करता है। अगर वो सब ऑब्जर्वेशन अगर चांद पे करते हैं, और चांद में दो ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो क्योंकि वो टाइडली लॉक्ड है, एक साइड आप रख सकते हो कि धरती को ही ऑब्जर्व करो, जैसे एटमॉस्फेयर स्टडी करना चाहते हैं, धरती को ही ऑब्जर्व करो, या तो मतलब डीप स्पेस को ऑब्जर्व करो। इसके लिए काफ़ी सारा स्कोप है, मतलब डिस्कशन, मतलब गाड़ी खुलते ही सजेशन पे सजेशन आना शुरू हो गया था, मतलब कोई टेंशन नहीं है, ये हो गया। और लॉन्ग टर्म लूनर आर्काइविंग, यानी कि डेटा ले जाके वहाँ रखना, डेटा किस फॉर्मेट में होगा, आप उसे फिजिकल अगर डेटा रखना चाहते हैं, यानी कि मतलब कोई बुक्स हो जाए, वो सब हो जाए, उसे निकल डिस्क में माइक्रो एच किया जा सकता है। अगर आप डिजिटल डेटा रखना चाहते हैं तो उसे ग्लास में 5D स्टोरेज के माध्यम से रख सकते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म स्टेबल है, यानी कि कई हज़ार साल तक इसका कुछ नहीं होने वाला, वो रख के आप कर सकते हैं, डीएनए सैंपल कर सकते हैं, ये सब का छोटी सी सर्विस आप खाली खोल रहे हैं, सर हमने एक हैबिटेट बनाया, वो डीप्रेशराइज्ड रहेगा और बस उसमें आने जाने की व्यवस्था है, और उसमें कोई पावर नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो, मतलब शैडो वाले एरिया में, मतलब क्रेटर के नीचे हो, या उसे बैरी कर दें, जो भी करना है कर दिए, बस वहाँ पे सामान रख दे रहे हैं और भूल जा रहे हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उसको प्रेशराइज भी नहीं करना है इलेक्ट्रिसिटी, बस एक क्लॉक सर्किट अगर आप चाहें तो वो रख सकते हैं। तो ये सारा गाड़ी खोल रहे हैं। जैसे ये देखिए, डियर मून प्रोजेक्ट के लिए एक बिलियनर ने बम बम पैसा दे दिया, तो वही समझिए, टूरिज्म पैसा देने को रेडी बैठा हुआ है। मतलब आप बोलिए सर हम चाँद पे आपको ले जा रहे हैं, पैसा फ्री का मिलेगा, और ये बहुत ज़रूरी, ये मिल्क नहीं कर पाए, चाँद को ग्रो नहीं करा पाएँगे, क्योंकि गवर्नमेंट के बेसिस पे वो थोड़ा दिन चलेगा, लोग बोर हो जाएँगे, कैंसल हो जाएगा। तो ये ज़रूरी होगा सेकंड फेज़ में, ताकि पैसा आना शुरू हो जाए। पैसा के लिए वही बताया 3 ऑप्शंस हैं। ऑब्जर्वेटरीज़ के लिए काफ़ी खर्च किया जाता है, चाहे वो अर्थ ऑब्जर्वेटरी हो, चाहे डीप स्पेस हो। दोनों में, मून में काफ़ी ऑप्शन है। हर ऑप्शन नहीं है, लेकिन काफ़ी ऑप्शन है और काफ़ी चीज़ किया जा सकता है। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दूसरा आपका टूरिज्म के लिए तो लोग बैठे ही हुए हैं, और तीसरा आर्काइविंग गाड़ी खोल देगा। ये तो 3 ऑप्शन, आपका पैसा, होपफुली इस स्टेज में पैसा आना शुरू हो जाता है, यानी कि चांद की इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू है। कि चांद पे आप क्यों जा रहे हो, उसका कोई फायदा है? हाँ सर। गवर्नमेंट पैसा दे रहा है? नहीं सर, हमारा अपना ही कारण है, हमारा ये अपना लॉजिक है, हमारा ये इकोनॉमिक्स है उसका, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिकली। अब बात करते हैं 2050 से 2060 का, यानी कि अब हम एक्सपेंस लेवल पे जाते हैं। तो यहाँ पे समझिए इन सिचु यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ढंग से स्टार्ट होगा। इससे पहले तक हम लोग, मतलब समझिए आईएसएस है, उसी थोड़ा सा ऑक्सीजन चांद से निकालना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत ऑक्सीजन है, मतलब आपको चांद पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने वाली है। आप जब तक मेटल को, ये जितने भी उसके रिगलिथ है, यानी कि चांद का जो मिट्टी है, उस मिट्टी को जब तक आप गर्म कर सकते हैं, उससे काफ़ी चीज़ निकल जाएगा, जिसमें कि ऑक्सीजन बहुत है। मतलब ऑक्सीडाइज्ड रॉक है, ये जो चांद पे आप देख रहे हो ऑक्सीडाइज्ड रॉक है, तो टेंशन एकदम नहीं लेना ऑक्सीजन का। अनफॉर्चुनेटली पानी नहीं है। अब बोलोगे पानी तो अभी हम लोग खोजे, सर हम लोग समुंदर गटक जाते हैं, हम लोग को जितना पानी चाहिए उतना नहीं है। पानी जो शुरू में मिलेगा वो अर्ली फेजेस के लिए ठीक रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसका हम लोग कुछ विचार करना होगा। जैसे एक्सपेंस टीवी शो में उनका टारगेट था कि वो मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट से बड़े बड़े मतलब समझिए आइस को लाते थे, आइस हॉलर करके। वो करना पड़ सकता है, क्योंकि धरती से भेजने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसीलिए उसे कर सकते हैं। और ये समझिए लॉन्ग टर्म में मतलब समझिए कि इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं, जैसे खाने का इंपोर्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि वहाँ खाना आप नहीं उगा सकते, लेकिन दिक्कत होगा, थोड़ा दिक्कत। और रहा बात की आप वहाँ पे टूरिज्म कर रहे हैं, तो फालतू का आप एक गार्डन वाला एरिया बना के क्यों एयरलॉक रखो, मतलब एरिया पैसा में बनता है। अब वहाँ पे फूड ग्रो करना अगर लॉजिकल होने लगता है, सर इतने लोग हैं, बार बार आने ले जाने में ही ज़्यादा खर्च हो रहा है, तब भले हो जाएगा वो। लेकिन ये सब इन सिचु यूटिलाइजेशन के बाद होगा, यानी कि वहीं से मटेरियल मिल जा रहा है, वहीं से आप काम कर ले रहे हो, तभी ये सब गाड़ी आगे खुलेगी। यानी कि वहाँ पे आप रिफाइनरी लेवल तक छूने लग रहे हो, तब जाके गाड़ी आगे खुल जाएगी कि हम लोग कर सकते हैं। तो पानी को तो बहुत इंपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्पेस में जब भी हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं ना, वो बहुत इफिशिएंट होता है। यानी कि
अगर आईएसएस का ही वाटर रिसाइकलिंग एफिशिएंसी देख लीजिए, बहुत अच्छा है क्योंकि सील्ड इन्वायरमेंट है। आपका स्वेट भी रिलीज नहीं होता, तो ये सब में एयर लॉक्स होंगे, उससे थोड़ा सा लीक होगा ही। तो ग्रैंड टोटल देखेंगे काफ़ी अच्छा हम लोग वाटर रिसाइकलिंग कर सकते हैं, यानी कि टोटल कंजम्पशन जो हर बार आपको ऐड करना पड़ रहा है वो कम रहेगा। ग्रैंड टोटल बहुत रहेगा, लेकिन जितना ऐड करना पड़ रहा है लीकेज के लिए, वेस्टेज के लिए, सेफ्टी के लिए, वो सब कम रहेगा। तो ये थोड़ा हम लोग लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। ऑक्सीजन का टेंशन नहीं ले रहे हैं, और ऑक्सीजन तो हम लोग रिप्लेनिश भी कर लेंगे एक बार, मतलब प्लांट्स वहाँ पे लगाने लगे, रिसाइकलिंग करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं, एलजी से एज ए ऑक्सीजन स्क्रबर के तौर पे बनाया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग धरती में भी टेस्ट कर चुके हैं, वो काम करता है, इशू नहीं है। तो ये हो गया आपका सिंपल इशू। जैसे ये इसमें एड एस्ट्रा में दिखाया गया था कि चांद पूरा एक एकदम कमर्शियल जगह है, वहाँ पे लैंडिंग हो रही है, अब देख रहे हैं, मतलब कि बस एयरपोर्ट जैसा सब लोग बिहेव कर। ये हमको बहुत हंसी लगा कि नॉर्मल एस्केलेटर है। हम लाइक चांद पे एस्केलेटर कोई क्यों बनाएगा? इसलिए क्यों, रैंप हम मान लेते, अब चांद पे एस्केलेटर दिखा रहे हो सर, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट वही समझिए कि मून इस स्टेज पे हम लोग का भी रहा है, और उस जगह पे ये टेक्नोलॉजी भी लगा सकते हैं, यानी कि स्पिन लॉन्च। मतलब स्पिन लॉन्च तो मैं बोलता हूँ यूजलेस है, धरती में यूजलेस है, क्योंकि धरती में एटमॉस्फेयर है, चांद में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसे वैक्यूम सील लगाने की जरूरत नहीं है। और उसका फायदा ये होता है कि बहुत एनर्जी ये डाल सकता है, और प्लस चांद का ऑर्बिट जाने में उतनी एनर्जी लगती भी नहीं है, तो बहुत फायदा होगा। प्लस ग्रेविटी के कारण, मतलब ग्रेविटी कम होने के कारण आप बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो सेल्फ सपोर्टिंग रहे। तो ये सब का ग्रैंड टोटल मिला के ये बना सकते हो। फायदा क्या होगा? लॉन्चिंग, यानी चांद से कुछ लॉन्च करते हैं वो आसानी से लॉन्च हो जाएगा। तो है, ये है हमारा मतलब 3 स्टेप्स अगर हम लोग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जो एक्सपेंस टीवी शो में देखे हैं या एड एस्ट्रा में देख रहे हैं, ये सब पॉसिबल हो जाएगा। और ये सब मतलब अभी भी लॉजिस्टिक्स पे काम चल रहा होगा, अभी भी टूल्स पे काम कर रहा है, लेकिन इतना हो गया कि गाड़ी आगे बढ़ गई। जैसे होता है ना, सोलर पैनल जब हम लोगों ने पहली बार बनाया तो 10 ही % इफिशिएंट था, लेकिन उसको बेचना शुरू कर दिया। रिसर्च तब भी चलता रहा कि भैया उसे अब 15% हो गया, उसको बेचना शुरू कर दिया। फिर भी रिसर्च करते रहे, 20% हो गया, वो कर रहे हैं अभी। अभी हम लोग 20 to 25% फेज में हैं। तो समझिए चांद में भी वैसे ही होगा कि ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाड़ी खोलेंगे और आगे चले जाएंगे। ये 2050-60 में इसका नींव रखा है, ऐसा नहीं हो जाएगा। मैं बस बता देना चाहूँगा कि नींव रख देंगे कि बस सर अब यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे कि लूनर रेगुलेटर को मेल्ट करके ब्लॉक्स बनाएं, उस ब्लॉक से आप कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, ताकि वो गैस टाइट रहे। तो अब सवाल आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि क्यों करें, जो काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि सर यहाँ इतनी गरीबी है, यहाँ इतनी दुखमरी है, ये है, वो है, हर सही है, दीर्घई है, ये क्यों करें? तो सबसे बड़ा ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी दुनिया में सबसे बड़ा तांडव क्या है? सबसे बड़ा तांडव है पूरी दुनिया में कि लैक ऑफ होप हो गया है, यानी कि लोग आगे देख ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है, बाय द वे, ये एकदम मैं क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है या चाइना में हो रहा है या यूएस में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अब बाय द वे इंडिया, चाइना, यूएस कर देते तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन लोगों को तो मैंने ऐसे ही काउंट कर लिया, बचे खुचे चिल्लर छोटे इधर उधर हैं। तो लॉजिकली ये एक बहुत सीरियस बात है कि हम लोग का होप जो है खत्म हो गया। जैसे कि एक टाइम में था कल ये होगा, वो आजकल हम लोग नहीं बोलते हैं। आप कभी ध्यान दीजिए कि आजकल के हमारा जो लेक्सिकॉन है, लैंग्वेज में जो हम लोग बात करते हैं, एक बार भी नहीं बोलते कि ये कल हो जाएगा, मतलब सोच सड़ चुका है हम लोग का एकदम। होप कि हम लोग कहीं जा रहे हैं वो खत्म। और ये पूरा दुनिया में, मैं क्लियर, ऐसा नहीं कि वो यूरोप में नहीं, वो यूरोप में भी वही है, जापान में भी वही है, सब जगह वही है। तो ये बहुत सीरियस समस्या है हमारे लिए। दूसरी बात कि हम लोग इससे अटक जाते हैं और इससे इमेजिनेशन अटक जाता है कि भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम लोग कुछ अच्छा करते नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, यानी कि अगर एक दोस्त मतलब आप देश लेते हो, उस देश को आप बोलते हो कि तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब सब कोई उसको डीमोटिवेट करता रहता है, वो हो जाएगा डीमोटिवेटेड। मतलब 1-2 साल में कुछ असर नहीं पड़ेगा, 10 साल में थोड़ा सा पड़ेगा, 20 साल में बहुत असर पड़ेगा, 40 साल में वो टूट चुके रहेंगे। ये वैसे ही समझिए कि हम लोग अगर ऐसे हमारे बच्चे हो जाते हैं कि जो होप ही नहीं करते कि कल को कुछ अच्छा होगा, कल को कुछ एडवांस ग्रो कर पाएंगे, तो लिटरली वो ड्रीम नहीं करेंगे। वो ड्रीम नहीं करेंगे तो ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे तो सही में कुछ नहीं अच्छा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को हम लोग को रोकना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, होप लोगों को देना पड़ेगा। तो इसीलिए समझिए कि हम लोग को सपने बड़े दिखा रहे हैं। जैसे कि अपोलो मिशन के टाइम में पूरा यूएस एक साथ हो गया, चंद्रयान मिशन के टाइम में पूरा इंडिया एक साथ हो गया। आप सोचिए कि चांद में अगर हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे एक्सपेंस का स्टार्टिंग में चांद का ही रहता है कि चांद है, चांद में पूरा इंसानियत फैल जाता है। आप समझ रहे हो इसका कितना बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होगा कि आप निकले, ठीक है, आप अपने घर से निकले, दरवाजा खोले, निकले, ऊपर चांद दिख रहा है और चांद में आपको इंसानी एक्टिविटी दिख रहा है। अब इस स्टार्टिंग में तो छोटा छोटा ही होगा कि एक रॉकेट लैंड कर रहा है, वो हो रहा है, लेकिन समझ कितना बड़ा बात हो जाएगा वो, कि अरे मतलब आप समझे, लुक अप होगा हम लोग के लिए कि अरे देखो हम लोग वहां तक पहुंच गए। एक्चुअली दिखेगा, एक्चुअल मोटिवेशन आएगा। अभी जैसे लोग के पास क्या है, अमीर बन जाओ काम खत्म, और हमारे सपने ही छोटे हो गए। हमारा सपना इतना छोटा हो गया कि भैया सिर्फ पैसा है। जैसे कहावत है कि इट्स लाइक बहुत लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा होता है,
वो मुझे पहले नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है। तो वही लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरी इंसानियत को आगे ले जाने के लिए हमें सपना दिखाना पड़ेगा कि ऊपर देखो, जगह का लिमिटेशन नहीं है, स्पेस का लिमिटेशन, देयर इज़ मोर देन इनफ स्पेस इन स्पेस। स्पेस की कोई कमी नहीं है। बस सब पर निकालो सर, पर निकालो, सब चीज़ हो जाएगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या उस टाइम से कोई तकलीफ नहीं रहेगी? रहेगी, लेकिन वो नया तकलीफ रहेगा, नया तकलीफ से झेलेंगे हम लोग और फिर उसके लिए रोएँगे, फिर नया प्रॉब्लम आएगा, फिर नया रोएँगे। आगे बढ़ना है। ये हम लोग फँस गए हैं, मतलब टेप जो है ना, अटक गया है। ऐसा काम नहीं चलेगा। तो यही बात कर रहे थे, क्यों इस सब पे खर्च करने का फ़ायदा रहता है? क्योंकि रोने वाले रोते रहेंगे कि इतना ये कर रहा है, मतलब इट्स लाइक जैसे इंडिया के केस में काफ़ी लोग रोए, इंडिया में भी रोए कि इतना क्यों खर्च कर रहे हैं? लाइक सर वो 0.4% है। अगर आप 99 पॉइंट ये 6% से आप नहीं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो 0.04 से भी आप नहीं सॉल्व कर पाते। 0.4 से भी आप नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसीलिए करना ज़रूरी है कि भैया अगर हमारा 1% भी नहीं लग रहा है तो ये सब करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और एक बार जो सेल्फ फुलफिलिंग बिजनेस हो जाए, यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो गाड़ी अपने आप खुल ही जाएगी। उसके बाद टेंशन है, हम लोग बस वहाँ तक ले जाना है कि फाइनेंशियल गाड़ी खुल जाए, उसके बाद वो ट्रेन अपना स्पीड पकड़ लेगा और तब हम लोग बड़ा सपना देख पाएंगे। अच्छा, धरती तो हमारे लिए स्टार्ट है, इससे भी आगे जा सकते हैं, गाड़ी और दूर जा सकती है, फिर उसके बाद मार्स पे जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन चांद पे फाउंडेशन रखने के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।